आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एमसीक्यू। इकोनॉमिक्स पे हमने 2 वीडियोस और अपलोड किए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करके कवर किए हैं। आज इस वीडियो में हम अगेन न्यू 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। और एक चीज़, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स? इनमें से कौन बैंकों का बैंकर है? तो आंसर क्या होगा? SBI, RBI, PNB, IDBI। करेक्ट आंसर होगा बी, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंकर कहा जाता है। विच बैंक रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा बैंक इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा A, RBI। द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सेड टू बी। भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग को इनमें से क्या नहीं कहा जा सकता है? A, इंडिकेटिव, B, इम्पेरेटिव, C, लिमिटेड, D, डेमोक्रेटिक। राइट आंसर क्या होगा? B, इम्पेरेटिव। इसका मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य, कंपल्सरी। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज? इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? तो आपको दिया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा? C, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड सिंस 1969 इज? 1969 से नंबर ऑफ बैंक्स कितने नेशनलाइज्ड हो चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, 20 बैंक्स। यहाँ पे एक चीज़ का आंसर आपको बताना है, कई सारे बैंक आपस में मर्ज हो चुके हैं, तो मर्ज होने के बाद ये टोटल नंबर कितना बचा हुआ है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। विच एनिमल इज ऑन द इंसिग्निया ऑफ RBI? RBI बैंक के लोगों में किस एनिमल का इमेज है? आप देखिएगा, किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक के लोगों में किसी भी चीज़ का इमेज होता है, कोई अल्फ़ाबेट होता है, वो कलरफुल डिज़ाइन करते हैं। तो RBI बैंक जो है, इसमें आपको क्वेश्चन से ही बता दिया जा रहा है कि किसी एनिमल का इमेज है और वो इनमें से कौन सा एनिमल है। तो राइट आंसर होगा B, टाइगर। Who is responsible for the collection and publication of monetary and financial information? मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन और पब्लिकेशन के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, D कहता है ऑडिटर एंड कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा C, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन और पब्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज? भारत में पहला बैंक कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेडर्स बैंक। करेक्ट आंसर होगा A, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। When was decimal coinage introduced in India? भारत में डेसिमल कोइनेज, जिसे हिंदी में कहते हैं दशमलव सिक्का, कब शुरू किया गया था? 1947, 51, 60, 57। तो राइट आंसर क्या होगा? D, 1957 में। The effect of inflation on tax revenue results in a situation known as? टैक्स रेवेन्यू पर इन्फ्लेशन के इफेक्ट के रूप में जानी जाने वाली कंडीशन में रिजल्ट क्या होता है? स्टैगफ्लेशन, फिजिकल ड्रैग,
रिफ्लेक्शन, डिसइन्फ्लेशन। तो राइट आंसर होगा बी, फिस्कल ड्रैग। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉल्ड। क्या बताना है आपको? हाई इन्फ्लेशन और लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पीरियड को, इससे क्या कहा जाता है, इस अवधि को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, स्टेजफ्लेशन। देखिए ए में आपको दिया गया है स्टेजनेशन। अगर आप वीडियो को पॉज कर करके हर एक ऑप्शंस को रीड नहीं करते हैं और एग्जाम में जल्दी करते हैं तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ एक स्पेलिंग का डिफरेंस है और मीनिंग पूरा चेंज हो जा रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन और लो इकोनॉमिक ग्रोथ की पीरियड को स्टेजफ्लेशन कहते हैं। Which one of the following is the correct order in the decreasing order of the contribution of different sectors in the GDP of India? भारत के GDP में डिफरेंट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के डिक्रीजिंग यानी कि घटते क्रम में इनमें से कौन सा सही ऑर्डर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए सर्विस, देन इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर, ये प्रॉपर ऑर्डर है। Which one of the following 5-year plans recognized human development as the core of all developmental efforts? इन पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक ने ह्यूमन डेवलपमेंट को सही डेवलपमेंटल एफर्ट्स के कोर के रूप में मान्यता दी है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, द 8th 5-year प्लान। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन? इनमें से कौन इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति, से प्रोटेक्टेड नहीं है? पेंशनर, सैलरीड क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स या फिर एग्रीकल्चरल फार्मर्स? तो राइट आंसर होगा बी, सैलरीड क्लास। द स्टेट्स डेप्ट डज नॉट इंक्लूड? राज्यों के कर्जे में इंक्लूड नहीं है प्रोविडेंट फंड, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल्स इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ट्रेजरी बिल्स इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये राज्यों के डेप्ट में इंक्लूड नहीं है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑन 10 रुपीज नोट? 10 रुपए के नोट में कितने लैंग्वेजेस का यूज होता है? तो आंसर होगा डी, 15। द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स by the security presses in the country is manufactured at? कंट्री में सिक्योरिटी द्वारा करेंसी नोट को प्रिंटिंग के लिए रिक्वायर्ड स्पेशल पेपर का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, हैदराबाद, कोलकाता, देवास, होशंगाबाद। करेक्ट आंसर होगा डी, होशंगाबाद में। 10 रुपी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ? 10 रुपए के नोटों पर किसका सिग्नेचर होता है? ए, प्रेसिडेंट का, बी, फाइनेंस मिनिस्टर, सी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डी कहता है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और करेक्ट आंसर होगा डी, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 10 रुपए के नोट में सिग्नेचर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी में से क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद रखना है। 1 रुपी करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ? 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर होगा सी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। Which of the following groups suffer the most from inflation? इनमें से कौन सा ग्रुप इन्फ्लेशन से सबसे अधिक पीड़ित है, सबसे अधिक सफ़र कर रहा है? बिजनेस क्लास, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डी है होल्डर्स ऑफ रियल
एसेट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए बिजनेस क्लास। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किसे इन्फ्लेशन से सबसे अधिक लाभ हुआ है? बेनिफिट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पेंशनर, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो राइट आंसर होगा बी क्रेडिटर्स को। द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन लेस डेवलपमेंट कंट्रीज इज। कम विकसित देशों में गरीबी का मेन कारण क्या है? इनकम इनइक्वालिटी, बी कहता है लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, जो वहाँ का जो कल्चर होता है वो एक्टिविटीज़ के अभाव के कारण, सी लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, डी वॉलंटियर आइडलनेस। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे एप्रोप्रिएट आपको कौन सा लग रहा है? कौन सा इनमें से कम विकसित देशों में गरीबी का मेन कारण हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ए इनकम इनइक्वालिटी। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, जो इंडिया का पैसा है वो आधा से ज़्यादा कुछ ही लोग हैं जिनके पास है, बाकी सभी लोगों के पास कम है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो कम विकसित देशों में है ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर दोज विद अ मिनिमम एज ऑफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर मिनिमम कितने एज वाले लोगों के लिए बेनिफिट अवेलेबल है? 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो आंसर होगा डी 60 ईयर्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड एनी डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार इनमें से किस स्कीम को कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी जीवन साथी योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू एग्जिस्टेंस। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब एग्जिस्टेंस में आई? ए अप्रैल 1995, 1999, 1991 में, 1993 में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी अप्रैल 1999 में ये योजना एग्जिस्टेंस में आई। DWCRA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या मीनिंग होता है? ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सभी को रीड करेंगे। तो रीड कीजिए, देन आंसर देना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। व्हाट इज मीन्ड बाय कैजुअल एम्प्लॉयमेंट? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग होता है? ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। आपने सुना होगा कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, जो आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, छुट्टी लेते हैं। तो कैजुअल लीव का अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो आप यहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट बता सकते हैं। आपको कैजुअल लीव का क्या मीनिंग होता है कमेंट में लिख के बताना है, और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग होता है ये यहाँ पे पढ़ के बताना है। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा सही है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, वर्कर्स आर कॉल्ड टू वर्क ओनली व्हेन द एम्प्लॉइज नीड देम। यानी कि श्रमिकों को तभी काम पर बुलाया जाता है जब कर्मचारियों को उनकी नीड होती है। यानी कि अगर कोई वर्कर है उसे काम पे तब बुलाया जाएगा जब कोई एम्प्लॉय काम देने वाले बंदे को उसकी नीड है। ऐसा किस सेक्टर में ज़्यादा होता है? जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम होता है, वहाँ पे आधे वर्कर साल में 6 महीना बैठे रहते हैं और 6 महीना ही काम करते हैं। तो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट उन पे सूट करता है। ये उनके लिए एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 28, हु रिसीव्स इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स? इनकम टैक्स से इनकम कौन रिसीव करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल गवर्नमेंट।
आंसर क्या होगा? ए, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स से इनकम रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स इन द इंडियन इकोनॉमी? इनमें से कौन सा टैक्स इंडियन इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? सेल्स टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, कॉरपोरेशन टैक्स। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा? एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो पढ़ के बताइए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये होता है एमजी नरेगा का फुल फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रीवियस 2 वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।